हाँ चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो लगभग हर साल इसे कितना 5 से 7 क्वेश्चन एकदम फिक्स आता है। आसान टॉपिक है, मजा आएगा इसके अंदर। इसमें इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर, और दूसरा हमारा क्या होता है, दैट इज एप्लीकेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम बायोटेक्नोलॉजी करते कैसे हैं, है ना भाई। हम मतलब हम यहाँ पे ना जेनेटिक इंजीनियरिंग करने वाले हैं। मतलब एक इंसान का जीन निकालेंगे, दूसरे इंसान में हम डालने वाले हैं, बराबर है क्या? और वो जीन उसके अंदर काम भी करेगा। अरे आया कि नहीं आया? तो हम लोग यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करने वाले हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना भाई। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने वाले हैं। तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, वो बात हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में। और उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी का क्या उसका एप्लीकेशन है, उसका क्या फायदा है हमारे इन्वायरमेंट पे, मतलब हमारे लिए क्या है, उसकी हम बात करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा जो ये पहला टॉपिक होगा ना भाई, बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला टॉपिक होगा, दैट इज अ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर। यही थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, क्लियर है भाई? अरे समझ में आ रहा है? यही थोड़ा सा क्या होगा भैया, हमारे पास लंबा टॉपिक होगा, बाकी सब छोटा छोटा होगा, क्लियर है भाई? इसको मैक्सिमम जो होगा वो 10 से 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 20 दिन में मान लो तो बायोटेक्नोलॉजी 1 भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? अरे साथ ही तुम्हारा एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है माइक्रोब्स, देखो जरा है क्या? एनसीईआरटी में ही देखो तो चैप्टर है नाम है माइक्रोब्स, दैट इज माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, है क्या? माइक्रोब्स इन ह्यूमन, इसी के साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा चैप्टर 9, है क्या? है ना, स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, है ना भाई। इसमें दो पार्ट होता है, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट हस्बेंड्री। तो हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, एनिमल रिप्रोडक्शन में घुस जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते साथ कहाँ घुस जाएंगे हम लोग, एनिमल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ, एनिमल मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जब हम लोग प्लांट हस्बेंड्री पढ़ेंगे तो उसी के साथ घुस जाएंगे किसके अंदर, प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर। समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया भाई? एकदम आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्लियर है? तो समझेंगे जरा अपन। तो हम लोग बात करें यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की, तो भैया बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, सबसे पहला जो हमारा काम है वो होता है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर की। किसकी बात करते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर। मतलब इसका क्या प्रिंसिपल है और इसका क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसीड्योर क्या है, हम कैसे करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ये सब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। समझ में आ रही है या बात नहीं आ रही है भाई? अरे आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? हम लोग इसमें क्या बात करेंगे वो क्लियर है क्या? अच्छा देखना, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो हमेशा से होता आया है। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया हम पहली बार कर रहे हैं, बराबर। बायोटेक्नोलॉजी हमेशा से होता आया है, बस उस समय ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी था, अब के समय में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, बस यही अंतर। बाकी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा से होता आ रहा है। समझना जरा कैसे। हम लोग बात करें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो वर्ड दिया था कार्ल एरके ने। किसने दिया था भैया? कार्ल एरके। क्या बोला था साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल एरके। क्या नाम है साइंटिस्ट का? कार्ल एरके। 1970 में नाम दिया गया था बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम दिया गया था सबसे पहले? बायोटेक्नोलॉजी। समझना, बायोटेक्नोलॉजी में भैया दो वर्ड होता है, एक तो तुमको मिलेगा बायो और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी। अरे सही है ना भैया? बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास दो वर्ड है, एक तो है हमारा बायो और साथ में हमारे पास क्या है भैया? टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी। समझना, ये जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड था वो सबसे पहले द टर्म गिवन बाय टर्म्ड बाय, किसने दिया? टर्म बाय कार्ल एरके। कार्ल एरके। और इन्होंने दिया था 1970 में। कब दिया भैया? 1970 में। 1970 में नाम दिया था बायोटेक्नोलॉजी। 1970 में क्या नाम दिया भैया? बायोटेक्नोलॉजी। 1970 में क्या नाम दिया भैया? बायो। अरे यार सोचो ना, मेंडल तो मरबे किया था 1888 में। अरे मरा था कि नहीं मरा था? तो उसके बादे का ना काम होगा ये सब। उसके पहले तो जीन उन घिवरा कुछ नहीं मालूम था भैया अपने को। अबे 1901 में तो भैया स्ट्रासबर्गर ने बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा नाम का भी कोई चीज होता है। अरे है कि नहीं भाई? तो उस समय तक तो सही से सेल डिस्कवर नहीं था। तो नॉर्मल सी बात है कि 1900 ऑनवर्ड्स की बात है। अरे क्लियर है भाई? 1900 के बाद की बात है। तो हम लोग बात करें कि भैया एक बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया किसने भैया? टर्म्ड बाय कार्ल एरके। क्या नाम है साइंटिस्ट का? कार्ल एरके। इन 1970। और इन्होंने क्या किया था? फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग।
इन्होंने जो वर्ड नाम दिया था भैया बायोटेक्नोलॉजी, वो किसके लिए नाम दिया था? फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग। समझ में आएगा? इसने क्या करा वो अपन बात करेंगे। क्लियर है भाई? कार्ल एरके के काम की बात हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा भैया? फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग की हम लोग बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है वो अपन बात करते हैं। क्लियर है? फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो इसने सबसे पहले काम किया था, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स, इसके लिए इन्होंने नाम दिया क्या? दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी। अरे क्लियर है भाई? 1970 में ये नाम दिया गया बायोटेक्नोलॉजी बाय कार्ल एरके, बराबर। इन 1970 द टर्म biotechnology was given by Carl Erke. In 1970 the term biotechnology was given by Carl Erke. समझना बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है वो समझो जरा, उसके स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। देखो भाई, करे हो गया क्या? यहां तक हो गया क्या? यहां तक हो गया क्या? चलो इसके बाद समझना जरा, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते थे वो समझो। इधर देखो, इधर देखेंगे भाई लोग। देखो हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना था कि भैया हम इसमें ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, या फिर उसके किसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसके किसी कंपोनेंट को यूज करेंगे। किसके लिए? हम अपने लिए कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, या कुछ जनरेट करने के लिए। हम अपने लिए मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं भैया, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल याद करो, हमारे पास लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है क्या? अरे हमारे पास क्या होता है भैया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना भाई। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को यूज करके हम दूध से क्या बना देते हैं? दही। तो उसके एफिशिएंसी, हम उस ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टू इंप्रूव आवर न्यूट्रिशन। अरे हम अपने न्यूट्रिशन को, मतलब एक क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम अपने लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम अपने लिए कर रहे हैं, फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अरे क्लियर है भाई? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या है भैया? एक यूज है लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके कंपोनेंट का, या फिर उसके कंपोनेंट का, टू प्रोड्यूस और जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। अरे जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाएगा जो कि इंसान के लिए अच्छा होगा, वो ये काम करेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द यूज ऑफ, लिखेंगे इट इज द यूज ऑफ, लिखो इट इज द यूज ऑफ, बायोटेक्नोलॉजी को मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे अपन? इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट, it is the use of living organism or their component to produce or generate, to produce or generate, to produce or generate product and services, generate product and services, to generate product and services useful to human beings, useful to ह्यूमन बीइंग्स। समझ में आया क्या? वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि किसके लिए जरूरी था भैया? हमारे इंसान के लिए जरूरी था। अरे क्लियर है भाई? हमारे इंसान के लिए जो जरूरी था हम उसकी बात करते हैं। क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई? ये बात नहीं आई तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसकी बात करते हैं समझना। हम लोग बोल रहे हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट,
मतलब या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं तो उसके कंपोनेंट को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट को। इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस और जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखना, हमारे बायोटेक की बात करें तो हमारा बायोटेक जो होता है वो दो तरह का होता है। बायोटेक आर ऑफ टू टाइप्स। बायोटेक आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारा ओल्ड बायोटेक और एक होता है हमारा मॉडर्न बायोटेक या फिर न्यू बायोटेक। हमारा जो बायोटेक होता है वो कितने तरह का होता है भैया? दो तरह का होता है। समझना वापस है। अगर बायोटेक्नोलॉजी को मुझे डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस और जेनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। अगर ये यूजफुल टू कुत्ता है ना, तब इसको तुम बायोटेक्नोलॉजी नहीं बोलेगा। अगर यूजफुल टू सुअर है तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। अगर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स है तब ये बायोटेक्नोलॉजी है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ भाई। अरे यहां तक कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। अरे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात? चलो, तो इसमें जो हमारा दो तरह का है उसमें हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा ओल्ड या फिर, ओल्ड को और तुम क्या बोल सकते हो? जो हमारे पास पुराना बायोटेक है उसको तुम और क्या बोल सकते हो? अरे वो हमारा ट्रेडिशन था ना, जो भी हमारा पुराना है वो हमारा ट्रेडिशन था, तो हम उसको बोलेंगे ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। पहला क्या हो गया हमारे पास? ये हमारा दो तरह का है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास दो तरह के हैं। उसमें सबसे पहला हमारा क्या है? दैट इज द ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक। ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक। अब पूरा बायोटेक्नोलॉजी नहीं लिखना, अब सीधे बायोटेक लिखना, काम चल जाएगा उससे। ठीक है? अरे ठीक है क्या? चलो, अच्छा 1970 में नाम दिया था किसने? कार्ल एरके ने, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इसके पहले जो हो रहा होगा वो ओल्ड बायोटेक होगा और उसके बाद जो होगा वो न्यू बायोटेक होगा। सही बात है ना भाई? मतलब ओल्ड बायोटेक जो रहा होगा वो कब रहा होगा? बिफोर 1970। अरे 1970 से पहले जो भी हुआ होगा वो सब किस में आया होगा? ओल्ड बायोटेक में आया होगा, है ना भाई? तो यहाँ पे लिख लेना ट्रेडिशनल या फिर, ट्रेडिशनल की बात करें चाहे हम लोग ओल्ड बायोटेक की बात करें, तो भैया ये 1970 से पहले जो हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? दैट इज द ओल्ड बायोटेक। क्या बोल रहे थे हम लोग उसको? ओल्ड बायोटेक। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग करते क्या थे? ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिशिएंसी को यूज करते थे। नेचुरल ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैस। दही क्या हम आज बनाना चालू किए हैं क्या? नहीं, दही सैकड़ों हजारों सालों से बन रहा है भाई। अरे बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो भैया उस समय क्या ऑर्गेनिज्म क्या करता था? जेनेटिक इंजीनियरिंग करके चेंज कर देता होगा? नहीं ना भाई। उस समय क्या था? उसके नेचुरल एफिशिएंसी को यूज कर रहा था। वो नेचुरली वैसा कर सकता था। ठीक है भाई? अरे नेचुरली वो वैसा कर सकता था। तो इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, in this the natural efficiency of living organism, in this the natural efficiency of living organism are used to produce useful product for human beings. In this natural efficiency of living organism, in this natural efficiency of living organism are used to produce are used to produce useful product for human beings, are used to produce useful product for human beings, are useful product for human beings। हो गया? अच्छा उस समय चीज बनाया जाता था कि नहीं बनाया जाता था? बनाया। दही बनाया जाता था नहीं बनाया जाता? शराब बनाया जाता था नहीं बनाया जाता था? अरे शराब तो हमेशा से बनाया। राजा लोग नहीं पीता था सोमरस, है कि नहीं? मदिरा, है कि नहीं भाई? तो ये हमेशा से। तो उस समय भी किसको यूज करता होगा? माइक्रोब्स। लोगों को मालूम नहीं था कि भाई यहाँ पे माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं। सरा रहा है तो माइक्रोब्स वहां पे काम कर रहा है ना भाई वहां पे। अरे नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में? तो इसके एग्जाम्पल में अपन लिख देंगे,
इसके एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कोमा चीज, कोमा वाइन बाय माइक्रोब्स। अरे माइक्रोब्स को हम यूज करके ही ना ये सब कर रहे थे, तो क्या माइक्रोब्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? अरे माइक्रोब्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? तो ये हमारी बात है, ये हमारा हो गया दैट इज अ ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक, कोई तकलीफ है क्या? तो एग्जाम्पल में अपन क्या लिख लेंगे भैया? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कोमा चीज, कोमा वाइन बाई, अरे फॉर्मेशन ऑफ, अरे सब शांत रहेंगे भाई, हल्ला नहीं करो, एकदम शांति बना के रखो। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? बायोटेक पढ़ रहे थे ना भाई। उसमें हम लोग देख लिए थे ओल्ड बायोटेक, अरे हमने देखा था ना भाई ओल्ड बायोटेक। अब हम लोग बात करेंगे न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक की। अच्छा, न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक की बात करो तो ये 1970 के बाद का बायोटेक होगा। अरे बोलो ना, न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक की बात करो तो ये कब के बाद का होगा हमारा? 1970 के बाद का बात होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है? न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक, सही है, बायोटेक। और इसकी बात करें तो ये आफ्टर 1970, ये कब हो रहा होगा भैया? आफ्टर 1970। कब हो रहा होगा भैया ये? आफ्टर 19, मतलब 1970 से पहले जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे थे ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ओल्ड बायोटेक या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक। और ये हमारा क्या भैया? नया या फिर न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक, जिसको हम लोग क्या, कब चालू हुआ भैया ये? 1970 के बाद। कब चालू हुआ भैया ये? 1970 के बाद। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? अरे ये कब चालू हुआ भाई? 1970 के बाद। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे यहाँ तक कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। चलो, तो हम लोग को याद करो बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे थे हम? जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे ना भाई। अरे बायोटेक में हम क्या कर रहे थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग कर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि हमारे अंदर एक बीमारी होता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, होता है ना भाई। ये एग्जाम्पल ना हर जगह फिट बैठता है। जैसे कि मान लो कि एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। उसमें क्या होता है? किसकी कमी होती है हमारे बॉडी में? उसमें हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? अरे यहाँ पे किसकी कमी होती है? इंसुलिन की कमी। अच्छा, कहीं कहीं पे ना इनुलिन लिखा रहता है, बराबर। ये दूसरा है, ये दूसरा है, बराबर है क्या? ये दोनों अलग अलग चीज है। इनुलिन अलग है, इंसुलिन अलग है, बराबर है क्या? तो इंसुलिन जो है ना वो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसको हम लोग हार्मोन की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है भाई। और ये जो हार्मोन है वो क्या करता है? जैसे मान लो ये हमारा सेल है और यहाँ पे ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है। तो बस जैसे कि हम लोग, जैसे कि मान लो गेट में ताला लगा हुआ है, तो जिसके पास चाबी है केवल वही ना घुस सकता है। तो बस ये मान लो कि भैया जो इंसुलिन होता है ना वो चाबी होता है किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। मतलब सेल जो है ना वो पूरी तरह से बाउंडेड है और वो कभी एंट्री नहीं देगा ग्लूकोज को अपने अंदर आने के लिए। तो भैया कोई तो चाहिए ना जो सेल को बोले कि बेटा तो ये ग्लूकोज इसको जाने दो। तो भैया ये चाबी की तरह बिहेव करेगा और ये जैसे ही यहाँ पे अटैच होगा ये सेल समझ जाएगा कि भैया कौन अंदर आना चाहता है? ग्लूकोज। तो आराम से यहाँ से गेट खुलेगा और ग्लूकोज आराम से इंटर कर जाता है। ये हमारा मैकेनिज्म चलता है। अरे मालूम है ना भाई। अब क्या हुआ? हमारे इंसुलिन की कमी हो गई, मतलब चाबी कम पड़ गया। मतलब यहाँ पे चाबी है तो हिया नहीं, हिया पे चाबी है तो हेन्ने नहीं। अब ऐसा कोई कंसेप्ट आ गया ना भाई। अब अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो उस केस में क्या होगा बताओ जरा? अगर इंसुलिन की कमी हो गई तब इस केस में क्या होगा? अब इंसुलिन कम है ब्लड में, तो भैया अब ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में अभी भी उतना ही बन रहा है, क्योंकि ग्लूकोज बनने पे तो थोड़ी कुछ मतलब किया गया। तो हम लोग बोले कि ग्लूकोज अब हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्लड से सेल में तो जा नहीं रहा है। अरे ब्लड से हमारे सेल में नहीं जा रहा है ना। तो देखना, तो जब इंसुलिन की कमी होती है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, समझ। अगर एक फास्टिंग वाला इंसान है ना, तो फास्टिंग वाले इंसान में लगभग 120 80 से लेके 120 तक ग्लूकोज लेवल अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। फास्टिंग मतलब जो सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, जैसे मैं अभी कुछ खाना नहीं खाया भाई, अगर मेरा टेस्ट किया जाए तो कितना आएगा? लगभग 80 से लेके 120 तक ग्लूकोज लेवल होगा हमारे ब्लड में। क्या होगा भैया? ग्लूकोज लेवल होगा हमारे ब्लड में। हमारे किडनी का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 180
180 यूनिट मतलब 180 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब हर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम ग्लूकोज मिलेगा हमको? 180 ग्राम अपने अपने को मिलता है। समझना जरा, वो अपन बाद में बात करेंगे ग्राम में है कि मिलीग्राम में है, वो अपन ऐसे बस कंसेप्ट समझो, है ना भाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि समझना, ये हमारा 180 यूनिट तक हमारे किडनी जो है ना वो एकदम प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकता है, मतलब ग्लूकोज को फिल्टर, मतलब ग्लूकोज को छोड़ के बाकी ब्लड का सब कुछ फिल्टर कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि गलती से अगर ये 200, 250 या 300 या 350 पहुंच गया, मान लो, तो भैया हमारे किडनी का कैपेसिटी कितना है? 180, तो मान लो 200 तक रेसिस्ट कर लेगा, लेकिन क्या उसके बाद रेसिस्ट कर पाएगा क्या? नहीं ना। उसके बाद क्या करेगा? हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को छांटने लगेगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकालने लगेगा। तो जिसको डायबिटीज मेलाइटस होगा उसको क्या होगा? यूरिन से ग्लूकोज निकलेगा, मतलब जहां पे पेशाब करेगा ना वहां पे चींटी लग जाएगा। सही बात गलत बात? अरे मीठा मीठा रहेगा ना भाई, वहां पे क्या हो जाएगा भैया? चींटी लग जाता है। तो समझना, अब हमारे में इंसुलिन की कमी है, हमारे में इंसुलिन की कमी है, इसी वजह से ना डायबिटीज है। अरे बोलो, तो हम क्या करें? किसी भी तरह क्या हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बना सकते हैं क्या अपने से? अरे बना सकते हैं। तो देखना, अगर हम इंसुलिन अपने को बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सिंपल, शरीर में से हमारे पेनक्रियाज, हमारा पेनक्रियाज होता है ना भैया, पेनक्रियाज में होते हैं इसके सेल, जैसे द इंसुलिन जो रिलीज करता है, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे? उस सेल में से वहां से जीन निकालेंगे इंसुलिन वाला। अरे सही है ना, हम क्या करेंगे? वहां से जीन निकालेंगे, कौन सा? इंसुलिन वाला। और जैसे ही हमारा इंसुलिन वाला जीन बाहर आया, क्या आया भैया? हमारा इंसुलिन वाला जीन आया, उसको क्या करेंगे? हम किस में डाल देंगे? ईस्ट में। अरे ईस्ट में डाल दो, बैक्टीरिया में डाल दो, कुछ में डाल दो, और उसको बोलो कि भैया अब तुम मल्टीप्लाई करो, मतलब बैक्टीरिया को ऐसा कोई कंडीशन दे दो कि उसके अंदर जितना भी जीन है वो सब रेप्लिकेट करे। अच्छा, सब रेप्लिकेट करेगा तो उसके अंदर प्रोटीन भी बनेगा, लेकिन बैक्टीरिया को उसका खुद का यूज है क्या इंसुलिन का? नहीं। वो क्या करेगा? स्क्रीट आउट। अरे यार, हर एक ऑर्गेनिज्म यही करता है ना भाई, हर एक ऑर्गेनिज्म यही करता है, जिस चीज की जरूरत नहीं होती है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अरे सही है ना। तो हम क्या किए? हम अपना जीन लिए, कौन सा था? कौन सा जीन था भैया? इंसुलिन वाला जीन था। अब हम सब में इंसुलिन वाला जीन एक ही टाइप का है? अरे जीन थोड़ी बदल जाएगा। तो हम सब में क्या है भैया? इंसुलिन वाला जो जीन है वो सब कैसा है? एक ही टाइप का है। हम लोग सिंपल क्या किए, जो हम लोग इंसुलिन वाला जीन उठाए और इंसुलिन वाला जीन उठा के किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिए, मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म में, जिसमें वो क्या कर सकता है? आराम से फंक्शन कर सकता है। उसमें जैसे ही तुम डालोगे उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होकर इंसुलिन बनाने लगेगा वो। हम क्या करेंगे? अच्छा, उसको इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है तो भैया वो बाहर रिलीज कर देगा, मतलब जहां होगा वहां का जो लिक्विड लिक्विड मटेरियल होगा उसी में मेरे को इंसुलिन मिल जाएगा, मतलब बस मेरे को छांटना पड़ेगा उसको। इंसुलिन को हम छांट लेंगे और इंजेक्शन के फॉर्म में भर के दे देंगे क्या? अरे देंगे या नहीं देंगे? तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने ह्यूमन बींग्स का यूज कर रहे हैं क्या? अरे ह्यूमन बींग्स को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं क्या? क्या जीन का हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? अरे समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही है भाई? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे अगर यहां तक कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखना, 1970 से पहले पहले जो नेचुरल इफिशियंसी थी, वापस सुनना, 1970 से पहले पहले जो नेचुरल इफिशियंसी थी ऑर्गेनिज्म की, उसको यूज करके ह्यूमन बींग्स के लिए बनाया जा रहा था, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद हम क्या करने लगे? हम उसमें जीन ट्रांसफर करके अपना काम चलाने लगे। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में वो जीन नहीं है, चलो उसको ट्रांसफर कर दो और उसमें जो बने उसको अपना ले लेंगे। अरे क्लियर भाई? हम लोग अपने लिए रख लेंगे। तो हम लोग अब क्या करने लगे? अरे हम लोग अब क्या करने लगे? इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके क्या किए? हम लोग उस ऑर्गेनिज्म का यूज किए अपने लिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये यूज हम किसके लिए करेंगे? ह्यूमन बींग्स के लिए कि बाकी सबके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। समझ में आया क्या? इसके बाद समझना, अब समझना, जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो कि प्रियांशु है, क्लियर है भाई? इसके में मान लो कि ये नॉर्मल है, हम क्या किए ना, कुछ अलग सा जीन हम इसके में ट्रांसफर कर दिए, मतलब कुछ प्लांट वाला जीन जो है ना हम इसके में ट्रांसफर कर दिए और वो जीन इसके में जाके काम भी कर गया। तो क्या ये अब वही ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है या बदल चुका है? अरे अब जीन तो बदल गया तो ये भी बदल गया ना भाई। तो अगर अब ये बदल चुका है तो क्या हो चुका है? समझना जरा, इसके में हम ट्रांसफर किए हैं किसका? जीन का। हम इसके में क्या किए हैं भैया? ट्रांसफर किए हैं किसका? जीन का। और ये एनिमल है कि प्लांट है? एनिमल, मतलब ऑर्गेनिज्म है, सिंपल सिंपल। तो अब हम इसको बोलेंगे, अब ये हमारा ओरिजिनल नहीं रहा, अब ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। क्या है हमारा? मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे हम लोग इसको?
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे अपने इसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब हम इसके बॉडी में जीन का चेंज कर दिए हैं। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, समझना इसके आगे है हमारा, क्या इसी को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं क्या? ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम जीन का ट्रांसफर करवाए हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जी ऑर्गेनिज्म। बराबर है क्या? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ट्रांसजेनिक। मतलब प्रियांशु को ही अब हम जब जीन ट्रांसफर कर दिए तो अब हम क्या बोल सकते हैं भैया? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल दो या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल दो। क्या दोनों बात बराबर है क्या? अरे क्या बोल सकते हैं हम लोग? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल दो या फिर क्या बोल सकते हो? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल दो। क्या दोनों ही बात बराबर है क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, अरे बोलो। तो हम लोग ये बोले कि भैया जो हमारा न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक होगा, इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके हम क्या करेंगे? जीएमओ बनाएंगे। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और उसको फिर अपने को यूज करना है, समझ में? अच्छा, हम कोई भी जीएमओ बनाते हैं उसके बाद हमारे पास दो काम होता है। सबसे पहले कि भैया अब एक जीएमओ पे तो हम रह नहीं जाएंगे ना। अरे हम जैसे बैक्टीरिया के अंदर जब हम अपना जीन डाले हैं इंसुलिन वाला, तो हम तो चाहेंगे ना कि वो ईस्ट या फिर बैक्टीरिया जो है वो काफी सारा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे को इंसुलिन मिल पाए, है ना? अभी कभी ऐसा सोचो, कभी बैक्टीरिया खत्म हो गया तो हमको फिर से वही काम करना पड़ेगा, जीन ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि भैया उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे। प्रिजर्व करने का मतलब हम उसको बार बार कल्चर करते रहेंगे। कल्चर करने का मतलब हम उसको ग्रो करेंगे, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जबरदस्ती। समझ में आ रहा है क्या? हम उस बैक्टीरिया को क्या करेंगे? ऐसा मीडियम देंगे कि भैया उसको बोलेंगे कि भैया तुम रिप्रोड्यूस करो, मतलब वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके उस मीडियम के अंदर। समझ में आ रहा है? तभी तो हमारा एक बैक्टीरिया से ज्यादा अमाउंट का बैक्टीरिया बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा जो न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक था वो क्या रहा होगा? न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक जो था वो हमारा क्या रहा होगा? क्या इसके लिए अपन ये बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्शन टेक्निक बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग? अरे क्या ये एक प्रोडक्शन टेक्निक था क्या? देखो अभी हम इंसुलिन प्रोड्यूस किए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं इंसुलिन बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले इंसुलिन जो बनाया था वो एक अमेरिकन कंपनी था, दैट इज इली लिली। क्या था भैया? इली लिली। बराबर क्या? कंपनी का नाम है, बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ, जैसे भारत का रेनबक्सी है ना, वैसे ही अमेरिका का इली लिली है। बराबर है क्या? तो ये सबसे पहले इंसुलिन बनाया था। क्या बनाया था? इंसुलिन। लेकिन भैया वो अकेले कर नहीं पाया था, फिर भारत ने उसको हेल्प किया था। भारत का कंपनी था रेनबैक्सी, तो वो अमेरिका की कंपनी एली लिली को हेल्प किया था। इसलिए पूरी दुनिया में अभी यही दोनों कंपनी है जो इंसुलिन बनाता है, एक तो एली लिली और दूसरा रेनबैक्सी। और कुछ कुछ कंपनी को अपना पेटेंट दे रखा है, जो बनाएगा तो उसको पैसा पहुंचेगा। किसको? रेनबैक्सी और एली, एक भारतीय कंपनी और एक अमेरिकन कंपनी। तो इस तरह, तो भैया इंसुलिन हम जेनेटिकली बना सकते कि नहीं बना सकते मॉडिफाई करके? तो हम बनाते हैं। इसीलिए तुम देखना, वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन आता है ना, वो काफी महंगा आता है ना भाई? एक इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो मिनिमम 5,000 का आता है, कम से कम अच्छा वाला लो तो, है ना भाई? अब जैसे कि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि 5,000 से लेकर 10,000 12,000 तक एकदम बढ़िया वाला इंसुलिन मिल जाता है। ठीक है भाई, हम लोग बात करेंगे कि इंसुलिन को कैसे करते हैं, क्या यूज है उसका, कैसे कैसे इंजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो सब अपन बात करेंगे। ठीक है भाई, धीरे धीरे चलो आ जाओ। हाँ हाँ, उसके डीएनए में चेंज हो गया ना, तो अब उसका डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो हमारा भी जीन रेप्लिकेट करेगा। अब जैसे वायरस हमारे में घुसा तो हमारे में रेप्लिकेट कर रहा था, तब ना हमको बीमारी किया है। तो जब वैसा हमरे में हो सकता है, दूसरे में क्या नहीं हो सकता है, तब वही काम दूसरे में कर देते हैं। समझ में आया क्या? नहीं, इंसुलिन का इंजेक्शन ब्लड में नहीं दिया जाता है, ये ऐसा ऐसा काम गलती नहीं करेंगे, है ना भाई? तो हम लोग ये बोले कि भैया जो न्यू बायोटेक था ये हमारा एक प्रोडक्शन टेक्निक था, जो कि किसको यूज कर रहा था? जेनेटिक इंजीनियरिंग को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज, लिखो पॉइंट लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्शन टेक्निक, इट इज द प्रोडक्शन टेक्निक बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज द प्रोडक्शन टेक्निक, इट इज the production technique based on genetic engineering। इंजीनियरिंग ये किस पे बेस्ड था भैया? जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड था। ये किस पे बेस्ड था भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड था।
कोई दिक्कत? इट इज द प्रोडक्शन टेक्निक बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज द प्रोडक्शन टेक्निक बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके में क्या दो प्रिंसिपल होंगे? जब जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऑर्गेनिज्म बना लेंगे तो हमारे को दो क्या प्रिंसिपल होंगे भाई? एक तो जीएमओ को बनाना, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करेंगे, एक तो जीएमओ को बनाएंगे और दूसरा हम उस जीएमओ को मेंटेन करेंगे। मतलब अब ऐसा थोड़ी कि हम रोज रोज बनाते रहेंगे, एक बार बना दिया उसके बाद हमेशा उसको मेंटेन करके रखेंगे। समझ में आ रहा है? अरे बनाने में बहुत खर्चा आता है ना। तो हम लोग ये बोले कि दे हैव मेनली टू प्रिंसिपल। अरे इसके पास केवल कितने होंगे? दो मेन प्रिंसिपल होंगे। तो लिखेंगे इट हैव टू मेन प्रिंसिपल। इट हैव टू मेन प्रिंसिपल। अब जो दो मेन प्रिंसिपल है उसमें क्या क्या है? एक तो हमारे जीएमओ को बनाना, एक हमारा क्या है, जीएमओ बनाना या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाना, और दूसरा हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जीएमओ को मेंटेन करना या फिर अच्छा जीएमओ को ही हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसजेनिक। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। पक्की बात है ना? तो यहां पे क्या दो प्रिंसिपल होंगे? सबसे पहले तो अपने को बनाना है फॉर्मेशन ऑफ जीएमओ या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और तुम कच्ची से बनाओगे। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कैसे बन सकता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरा हमारा मेन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई? अब जो हम बनाए हैं उसको मेंटेन करेंगे। मतलब मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम बनाए हैं उसका हम मेंटेनेंस करवाएंगे। मतलब हम उसको मेंटेन करके रखेंगे इन्वायरमेंट में। अब रोज रोज थोड़ी बनाते रहेंगे अपन। सही है क्या यहां तक? अरे सही है क्या? अरे कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, अगर मुझे किसी को मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे? उसको कल्चर करेंगे उसका। मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे और बोलेंगे बेटा तुम मल्टीप्लाई करो खूब जितना कर सकते हो। अरे बोलो ना, यही काम करेंगे ना। तो बताओ इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? इट इज डन बाय, अच्छा बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। अरे क्या पूरे पूरे भारत में कम से कम बता रहा हूं, भारत में, पूरे भारत में कम से कम 5-10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज होगा मिनिमम, है ना। कम से कम बता रहा हूं भाई, मिनिमम बता रहा हूं, इतने होंगे कम से कम। तो बताओ क्या लार्ज स्केल कल्चर करना है मेरे को इंसुलिन का कि थोड़ा बहुत? अबे खाली भारत में इतना है, पूरे वर्ल्ड में सोचो कितना है होगा। तो हम लोग क्या बात करेंगे? इट इज डन बाय लार्ज स्केल कल्चर टू ऑब्टेन डिजायर प्रोडक्ट। लार्ज स्केल कल्चर टू ऑब्टेन, अच्छा हम क्या क्यों टू ऑब्टेन डिजायर प्रोडक्ट। अरे डिजायर प्रोडक्ट का मतलब, अरे हमको जो चाहिए भैया उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे। समझ में? अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे तो मेरे को जो चाहिए वो भी ज्यादा अमाउंट में मिलेगा नहीं। अरे समझ में आई या बात नहीं आई? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो भैया जो न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक है इसमें हमारा प्रोडक्शन टेक्निक है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें दो मेन प्रिंसिपल होते हैं, पहला जीएमओ को बनाना और दूसरा जीएमओ को मेंटेन करना। क्या हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्या? तो पहला हमारा काम क्या हो जाएगा? अरे पहला काम क्या हो जाएगा हमारे को? जीएमओ को बनाना। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा हमारा? जीएमओ। अब जीएमओ को बनाने के लिए जितना भी टूल चाहिए होगा वो पढ़ेंगे अपन। अरे जीएमओ को बनाने के लिए हमारे को जितना भी टूल चाहिए होगा वो अपन पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे ना। तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जीएमओ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा यहां पे जीएमओ का क्या मतलब है भाई? जीएमओ का मतलब क्या है भाई? बोलो। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या है भैया? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स हैं, बराबर। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है भाई?
यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये जो हमारा फॉर्मेशन का टेक्निक होगा, इसको हम लोग करते क्या है समझना। सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो हम लोग करते क्या है, इधर देखो भाई, सबसे पहले देखना हम लोग करते क्या है, समझना जरा। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो कि हमारा जो जीन है, इधर देखो, मान लो हमारा कोई कौन सा जीन है भैया, इंसुलिन वाला जीन है, और मुझे क्या करना है, उसको ईस्ट में ट्रांसफर करना है। क्या करना है हमको, ईस्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम जीन को निकालेंगे। कौन सा जीन हो गया हमारा, ये वाला हो गया हमारा डिजायर जीन। क्या हो गया हमारे पास, डिजायर जीन, मतलब वो जीन जो मुझे ट्रांसफर करना है। समझ में आया? हम अपने पेनक्रियाज का सेल निकाले और वहां से क्या निकाल लिया भैया, डिजायर जीन हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे ही हमारे को डिजायर जीन मिला ना, हम क्या करेंगे, इसको किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करवाएंगे, मतलब उसके किसी और डीएनए के साथ। समझ में आया क्या? और इससे जो बनेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आरडीएनए, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जो हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बनेगा रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। समझना जरा कैसे होगा। याद करो, मैंने तुमको बताया था एक चीज कि भैया हमारे बॉडी के अंदर, याद है क्या, रेट्रोवायरस, हर्पीज वायरस, ये सब बताया था मैंने। रेट्रोवायरस नहीं, चलो आ जाओ बात करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भैया रेट्रोवायरस या फिर हर्पीज वायरस की बात करें ना, तो इन्फेक्शन अगर होता है तो वो क्या करता है, वो हमारे जीनोम से जाके मिल जाता है। क्या करता है, हमारे जीनोम से जाके मिल जाता है। जैसे मान लो कि कोई जीन हमरे में ही ट्रांसफर करना है, ठीक है, हमरे में ट्रांसफर करना है किसी दूसरे ऑर्गन, मान लो कि वो जीन मिल रहा है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है भाई, बैक्टीरिया के अंदर, और वहां से हम क्या करें, वो डिजायर जीन निकाल लिए। क्या किए हम लोग, डिजायर जीन निकाले। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको रेट्रोवायरस के साथ मिला देंगे। क्या करेंगे हम लोग इसको, मतलब कैसे भी करके रेट्रोवायरस का जो जीनोम सीक्वेंस है उसको ना, जैसे रेट्रोवायरस का जीनोम सीक्वेंस ये है बराबर, तो हम क्या करेंगे ना, यहां से स्कुरा दिए और यहां पे हम अपना डिजायर जीन चिपका दिए। किसके जीन में, रेट्रोवायरस में। किसमें भैया, रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस आराम से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है, और हमारे बॉडी में जाएगा तो सीधे वो जीनोम से जाके जुड़ जाएगा। अरे है ना भाई। अब इस पूरे ऑर्गेनिज्म को अगर हम ह्यूमन में ट्रांसफर कर दे या फिर एनिमल में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या जो हमारा जीनोम होगा इस तरह से, क्या उसमें आ गया क्या हमारे पास ये वाला, अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो वो आ गया ना भाई। तो अब हमारे में क्या जीन मॉडिफाई हो चुका है या नहीं हो चुका है, हो चुका है ना भाई। तो देखना, ये जो हमारा डिजायर जीन जो है ना, इससे जाके जो जुड़ा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। देखो नया कॉम्बिनेशन बना है ना, अरे बना नहीं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो ये हमारा नया डीएनए बन गया ना भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब आर डीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आर डीएनए। समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग आगे बात करेंगे पूरा कि आर डीएनए क्या होता है, समझ में। अच्छा, यहाँ पे होस्ट कौन है, अरे होस्ट कौन है, ह्यूमन। डिजायर जीन कौन है, ये वाला। और ये फिर क्या है, ये वो है जो इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर रहा है, मतलब यहां से जीन उठा के यहां पे ट्रांसफर करवा रहा है ना भाई। अरे करवा हम ही रहे हैं, करवा हम ही रहे, पर इसकी मदद से हो रहा है ना। अगर ये नहीं होता बीच में, तो क्या जीन यहां से यहां ट्रांसफर होता या नहीं होता, नहीं होता। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वेक्टर। अरे बोला था भाई, अरे बोला था, अरे बीमारी को भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता है तो उसको भी अपन वेक्टर बोले थे ना। तो ये भी तो पूरा पूरा जीनोम सीक्वेंस उठा के ले आ रहा है हमारे पास, तो इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे क्या, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वेक्टर। बराबर क्या। तो पहले हमारा डिजायर जीन किससे मिलाते हैं, वेक्टर के साथ, और फिर वेक्टर को क्या करते हैं हम लोग, होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये जो हमारा आरडीएनए है, जब होस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये होस्ट अब क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म या फिर रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। सही है, अब रिकॉम्बिनेंट हो गया ना उसके अंदर, तो वो हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया जो हमारा फॉर्मेशन होता है, मतलब हम लोग बोले कि भैया जो हम लोग जीएमओ बनाते हैं, समझना, जो हम लोग जीएमओ या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। जहां भी आर डीएनए टेक्नोलॉजी लिखूंगा समझ जाओगे क्या, आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट है। अरे बोलो, तो हम लोग ये बोले कि इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आर डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इन तीनों को एक ही बात बोलते हैं। अरे क्लियर है भाई। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है बोलो तो, इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आर डीएनए टेक्नोलॉजी, आर डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी।
बराबर। ये इसमें क्या इन्वॉल्व है भैया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन ट्रांसफर। क्या बिना जीन ट्रांसफर किए तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते अपन। बिना जीन ट्रांसफर किए अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं कर सकते। तो वहां तक अपन लिखेंगे, वहां अपन लिख लेंगे भाई। इसके आगे अपन इधर बात करेंगे। जल्दी करो। इतना यार लिखने में टाइम मत लिया करो यार, साथ ही साथ लिखते रहा करो ना। साथ ही साथ लिखोगे तो ऐसे भी तुमको पता ही भाई, लॉकडाउन की वजह से सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है। नहीं तो अभी तक पता है ये सब चैप्टर खत्म हो गया रहता। ये सब खत्म हो गया, हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह सब खत्म हो गया रहता अभी तक तो। अरे हो गया क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ। अच्छा, इसके अनुसार तुम क्या बता सकते हो, जरा मैं बताऊं क्या? मैं लिखता हूं भाई, बताना कि सही है कि गलत। मतलब मैं इसके अनुसार बताता हूं कि भैया तुम बस बताना कि भैया सही है या गलत। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, हम लोग चेक करते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं कि भैया यहाँ पे मान लो कोई हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और इसका जीन जो है ना मुझे किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहिए। इसका जीन मुझे किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि भैया यहां से हम सेल बाहर निकालेंगे। अरे उस ऑर्गेनिज्म से हम सेल ले लेंगे। अच्छा, सेल से क्या करेंगे हम? फिर डीएनए बाहर निकाल लेंगे ना। तो हम डीएनए पूरा बाहर निकालेंगे, सिर्फ अपना डिजायर जीन लेंगे। हम अपना सिर्फ डिजायर जीन, हमको जो चाहिए बस वही चाहिए, बस खत्म। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे भैया? डिजायर्ड जीन हम बाहर निकाल लेंगे यहां से, या फिर डिजायर डीएनए बोल दे। अरे वो भी तो डीएनए का सीक्वेंस है ना, होता है हमारा जीन जो है, तो हमारा डिजायर जीन है। अच्छा, इस डिजायर जीन को याद करो, हम वेक्टर के साथ मैच करवाए थे। अरे याद है? तो हम इसको मैच करवाते हैं वेक्टर डीएनए के साथ। अरे सही है क्या? अच्छा, वेक्टर डीएनए के साथ ये मिल जाता है, तब उसके बाद तुम लोग इसको बोले थे आर डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं काइमेरिक डीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग इसी को? अरे क्या बोलते हैं अपन इसी को? काइमेरिक डीएनए। और क्या यही आरडीएनए हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे, और अब वो होस्ट कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात? अरे बोलो भाई, यहां तक क्लियर है या नहीं है? ये बात क्लियर है भाई? चलो हेलो। चलो, तो ये हमारा हो गया आरडीएनए या फिर ये हमारा हो गया काइमेरिक डीएनए। और इस डीएनए को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर इन होस्ट सेल। अब जैसे ही हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर इन होस्ट सेल, तो ये जाएगा और उसमें काम करने लगेगा भैया। अरे बोलो, क्या अब ये जो होस्ट है इसको तुम सीधे होस्ट बोलोगे क्या अब ये? हाँ बिल्कुल, ये अब रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। क्या हम यही स्टेप करेंगे क्या? अच्छा, अपने को अब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहला तरीका इधर देखो, सबसे पहला कि हम डिजायर जीन निकालेंगे कैसे। सही है ना? दूसरा क्या सोचेंगे कि हम वेक्टर डीएनए किसको चुनेंगे। अच्छा, हमको हमारे को वेक्टर डीएनए वो चाहिए जो ये समझ सके कि हमारे साथ जाने वाला कौन है और हम जा कहां रहे हैं। पता चले हम रेट्रोवायरस ले लिए और वो एनिमल में इन्फेक्शन कर देता है, करवा दिए प्लांट में, क्या कभी होगा क्या? नहीं। मतलब हमको क्या देखना पड़ेगा कि भैया डिजायर जीन कैसा है और हमको जाना कहां है, उसके अनुसार हम क्या लेंगे? वेक्टर डीएनए। उसके बाद इससे हमारा बनेगा आर डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। और ये जो हमारा काइमेरिक डीएनए बना है इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल में। तो क्या बन जाएगा हमारा? दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर बोलो। अरे कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब जो हम होस्ट सेल में ट्रांसफर किए हैं, क्या ये होस्ट हमारा दो तरह का हो सकता है क्या?
अरे ये होस्ट हो सकता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अरे ये होस्ट हो सकता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो। अरे सही है ना भाई। अच्छा, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो अगर इसका नंबर मुझे ज्यादा चाहिए तो साले का क्लोनिंग करा लेंगे अपन। और अगर मान लो कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो साले का कल्चर करा लेंगे। अरे वो भी एक टाइप का क्लोनिंग ही तो है। अरे करा लेंगे क्या भाई। तो हम लोग यहाँ पे अब जो हम लोग ट्रांसफर किए हैं होस्ट सेल में, क्या यहां से फिर हमारे पास दो तरीके हैं क्या? अरे है या नहीं है भाई? यहां से फिर हमारे पास कितने तरीके हैं भाई? दो तरीके हैं या नहीं है? तो इस तरफ क्या लिखेगा? फ्रॉम दीज सेल्स, यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम दीज सेल्स इंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म, जो है ना पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देंगे ना उस सेल से। इंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड बाय क्लोनिंग टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी, बाय क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये जो हमारा नया ऑर्गेनिज्म बना है, देखो इधर, ये जो हमारा नया ऑर्गेनिज्म बना है, क्या ये नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है कि ये जीएमओ है? पक्की बात है ना? अरे कंफर्म है ना? तो ये जो हमारा नया ऑर्गेनिज्म बना है भैया, ये नॉर्मल नहीं है भैया, ये हमारा क्या है? जीएमओ है। क्या है हमारा? ये जीएमओ है। क्या है भैया? वो हमारा जीएमओ। कोई दिक्कत? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, क्लोनिंग हम किसके लिए करवाते हैं? मेनली फॉर मल्टी सेलुलर के लिए। अरे बोलो ना। अब क्या यूनिसेलुलर का क्लोनिंग थोड़ी करवाएंगे बैठ के? समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरा हो सकता है कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो हम लोग क्या करेंगे? दीज सेल्स, अब इसको क्या करेंगे? इसको क्या करोगे? क्लोनिंग कराओगे कि कल्चर्ड? कल्चर्ड कराएंगे। दीज सेल्स आर कल्चर्ड, दीज सेल्स आर कल्चर्ड एट लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे हम इसका कल्चर करवाएंगे। एट लार्ज स्केल टू ऑब्टेन डिजायर जीन डाले हैं तो डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को। अरे सही है क्या? और ये चीज जो हम यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करेंगे। यहां तक चलो, हो गया क्या यहां तक? अरे यहां तक बातें क्लियर है भाई? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे बोलो, क्या यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई भी तकलीफ है तो बोलेंगे अपन। चलो इसके आगे देखेंगे अपन। इसके आगे देखो जरा। अब देखना यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए। सबसे पहले क्या कंडीशन था? सबसे पहले मेरे को ये पूरा स्टेप दिख गया ना कि भाई कैसे कैसे होने वाला है। इसी को हम लोग बोलेंगे पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसको लिए मेरे को क्या चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला काम है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में से हमारे डिजायर जीन को बाहर निकालना है। मतलब हम सिर्फ वो जीन बाहर निकालना चाहते हैं ना जो मेरे को चाहिए। अरे सही बात गलत बात? अरे एक तो तरीका ये है कि भैया ह्यूमन जीनोम में स्टडी किया हुआ है, बस उसके अनुसार नया जीन बना लो बैठ के। अरे कर सकते हैं ना। दूसरा तरीका ये है कि भैया जो हमारे अंदर है वही जीन बाहर निकालो फिर। अरे हमारे अंदर जो है वो जीन अगर बाहर निकालो तो उसमें गलत होने का चांस बहुत कम है, बनाने में गलत होने का चांस ज्यादा है। अरे बोलो हाँ या ना।
तो भैया हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो हमारे सेल के अंदर है ना, हम वही निकालेंगे। क्लियर है भाई? हम क्या करने जा रहे हैं, हम वही जीन बाहर निकालने वाले हैं। तो समझना, हम अगर अपना जीन बाहर निकालने वाले हैं तो हमको किसकी जरूरत होगी? सबसे पहले कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो डीएनए को काट सके अंदर से, क्योंकि मेरे को वही चाहिए। सही समझ में आ रहा है क्या? अरे मेरे को वही जीन चाहिए ना भैया, तो हमारे को कोई ऐसा एंजाइम चाहिए या फिर डिवाइस चाहिए जो हमारे डीएनए को क्या करे, काट सके उस पर्टिकुलर पोजीशन से। समझ में आए? उस पर्टिकुलर जीन को काट के मेरे को बाहर निकाल दे। तो ऐसा एंजाइम था, कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का मतलब रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, वो इसी पॉइंट पे कट करेगा, और वो एंडोन्यूक्लियेज है मतलब डीएनए के अंदर काटेगा, बाहर नहीं। समझ में आएगा? अरे आया नहीं आया? मतलब हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज चाहिए होगा, ताकि हम डिजायर जीन को बाहर निकाल सके। पहला। अरे अगर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नहीं है, क्या हम डिजायर जीन को कभी बाहर निकाल पाएंगे? जब हम डिजायर जीन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो बताओ क्या हम कुछ भी कर पाएंगे क्या? नहीं। दूसरा कि हमारे पास देखो, जीन निकालना मुश्किल काम है और किसी के अंदर डालना भैया कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अरे नॉर्मल इन्फेक्शन होता है कि नहीं हमारे शरीर में, लेकिन भैया ये डिसाइड करना कि उसको लेके कौन जाएगा, ये मुश्किल काम था, नहीं था। मतलब वेक्टर को खोजना। किसको खोजना? वेक्टर खोजना, कि भैया कौन सा वेक्टर हमारे इस जीन को लेके जाएगा। अब देखना, अब हर एक वेक्टर ना सारे जीन को नहीं ले जा सकता है। हर एक वेक्टर का ना कुछ कैपेसिटी होता है कि हाँ वो भैया 10,000 तक नाइट्रोजन बेस है, वैसा जीन है तो उसको ले जा सकता है। अगर 1,00,000 नाइट्रोजन बेस है तो उसको नहीं ले जा पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका एक पर्टिकुलर अपनी अपनी कैपेसिटी, जैसे हमारा अपना कैपेसिटी है ना कि हाँ भाई हम 100 किलो तक वजन उठा सकते हैं या 50 किलो वजन उठा सकते हैं, है कि नहीं? अपनी कुछ कैपेसिटी होती नहीं होती। अब अपने को दे दे कि ले बेटा तू 1000 किलो उठा लो, उठा लोगे क्या? नहीं ना भाई, धसौड़ जाएंगे वहीं पे, अबे पसर देंगे ना अपन, तो भैया वहां पे क्या हो जाएगा, अपन पसर जाएंगे। तो वैसे ही हमारे वेक्टर भी है। वेक्टर का भी अपना कैपेसिटी होता है कि वो कितना बड़ा जीन जो है ना वो लेके जा सकता है। समझ में आए? तो हमारे को क्या चाहिए? दो चीज की डिस्कवरी चाहिए थी। अरे हमको ट्रांसफर किसमें करना है तुमको मालूम है था, कहां से निकालना है वो तुमको मालूम है था, निकालेंगे कैसे ये जरूरी था, और उसको भेजेंगे कैसे ये जरूरी था। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हमारे को अगर दो चीज की डिस्कवरी नहीं होती तो क्या हम कभी बायोटेक कर पाते क्या? नहीं। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होता तो हम जीने नहीं निकाल पाते कभी, और दूसरा हमारे पास अगर वेक्टर नहीं होता तो क्या हम कभी होस्ट सेल में ट्रांसफर कर पाते? नहीं, हम उसको होस्ट सेल में कभी ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो भैया उस टाइम में दूगो लैंडमार्क डिस्कवरी था। लैंडमार्क डिस्कवरी मतलब, अरे होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तो पारस मॉल के बगल में, बोलते हैं ना रे प्रियांशु तुम, तो पारस मॉल क्या है? तुम्हारे जगह का लैंडमार्क है। मतलब उस एरिया का कोई भी, मतलब मुजफ्फरपुर का कोई भी आदमी अगर पारस मॉल पूछे इस एरिया में आके तो सब बता देगा कि हाँ भैया पारस मॉल वहां पे है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इधर का क्या, कहीं का भी कोई भी आदमी हो, इवन अगर तुम्हारा कोई पार्सल भी आ रहा है अदर कंट्री से भी, और उसको ही बोला जाए पिन कोड दे के, पिन कोड से समझ में आएगा कि ये वाला एरिया है, उसका जैसे ही आएगा पता चलेगा भैया पारस मॉल के बगल में। तो पारस मॉल क्या हो गया? वो लैंडमार्क हो गया कि हाँ भैया वो लैंडमार्क है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे यहाँ कैसी ओम बिल्डिंग है ना भैया, वो लैंडमार्क है, लैंडमार्क। वैसे ही ये लैंडमार्क डिस्कवरी था। अगर ये डिस्कवरी नहीं हो, जैसे अगर सोचो कि पारस मॉल ना होता और मकान संख्या नहीं है तो सोचो कितना खोजने में दिक्कत होता। अरे आज से पहले लैंडमार्क के नाम पे क्या बताते थे? कुछ नहीं भैया, सिंपल आया था आया, नहीं तो फोन करके आया था ले आए, ले आओ, पास आओ, है कि नहीं? अरे यही ना किया जाता था। लेकिन अब है कि वो आराम से घर तक पहुंच जाता है कि हाँ भाई इसी गली में है, ये होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात है, अगर लैंडमार्क डिस्कवरी नहीं होती किसकी, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की, मतलब अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की डिस्कवरी और हमारे वेक्टर की डिस्कवरी ना हुई होती तो यकीन मानो कि हम वो जीन को कभी ट्रांसफर कर नहीं पाते। तो अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं और वो डिस्कवर्ड है, इसका मतलब वो उस वक्त का लैंडमार्क डिस्कवरी रहा होगा। समझ में आएगा? क्योंकि केवल सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आज हम जीन ट्रांसफर कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो उस समय के टाइम में दो लैंडमार्क डिस्कवरी है, टू लैंडमार्क डिस्कवरी, टू लैंडमार्क डिस्कवरी थी। क्या क्या थी भैया दो लैंडमार्क डिस्कवरी में? दो लैंडमार्क डिस्कवरी था। क्या क्या था भैया? एक तो डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो पहला डिस्कवरी क्या हो गया हमारा, बोलो? डिस्कवरी ऑफ, साथ में लिखो भाई,
डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। अच्छा न्यूक्लिएज मतलब, अरे न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा ना भाई, इसलिए न्यूक्लिएज। दूसरा लैंडमार्क डिस्कवरी क्या था भाई? दूसरा लैंडमार्क डिस्कवरी क्या था? डिस्कवरी ऑफ वेक्टर। और जो सबसे पहला वेक्टर डिस्कवर किया गया था ना, वो था हमारा प्लाज्मिड। क्या था भैया? वो हमारा अब प्लाज्मिड कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है भाई, बात करेंगे अपन। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज द वेक्टर। कोई दिक्कत क्या यहां तक? हाँ, प्लाज्मिड वेक्टर या फिर प्लाज्मिड डीएनए। क्लियर है भाई? प्लाज्मिड जो है ना, खुद एक डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर है भाई? अच्छा, ये कोई ओरिजिनल डीएनए नहीं है, मतलब फॉल्स डीएनए होता है। ठीक है भाई? बोला था ना कि भैया उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, दैट इज अ सिंपल सर्कुलर नेकेड एक डीएनए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। क्लियर है भाई? जिस वक्त हम लोग बैक्टीरिया पढ़े थे, उस वक्त हम लोग प्लाज्मिड की सारी बातें कर चुके थे। याद करो, बैक्टीरिया तो पढ़े थे अपन, है ना? तो प्लाज्मिड की हम बात कर चुके थे। तो एक तो हमारा लैंडमार्क डिस्कवरी क्या था भैया? डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। और दूसरी डिस्कवरी क्या थी भैया? दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। यहां तक आया समझ में? चलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, वेक्टर डीएनए की मदद से, वापस समझना, क्या वेक्टर डीएनए की मदद से और डिजायर जीन दोनों को अगर मिला दिया जाए, है ना, हमारा वेक्टर डीएनए और डिजायर जीन मिला दिया जाए, तो देखो समझ में आएगा। पहले मेरे को इसको काटने के लिए एंजाइम चाहिए, दूसरा मेरे को वेक्टर चाहिए, दोनों मिल गया मेरे को डिस्कवरी। अब हमको क्या बनाना है? आर डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। अरे बना, तो दुनिया में कोई ना कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो सबसे पहले क्या बनाया होगा? आरडीएनए तैयार किया होगा। आरडीएनए का मतलब क्या हो गया कि हमारे डिजायर जीन को किसके साथ मिलाना? वेक्टर के डीएनए के साथ मिला देना। और वो वेक्टर अब उसको कहां लेके जाएगा? होस्ट में लेके जाएगा। अब वो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, उससे हमको मतलब अभी नहीं। हमको अभी सिर्फ किससे मतलब है कि भैया हमारा डिजायर जीन किसके साथ मिलना चाहिए? वेक्टर डीएनए के साथ। और अगर जब ये मिल जाएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज आर डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। अरे यहां तक अगर बात समझ में ना आई तो बोलो। अरे यहां तक अगर बात समझ में नहीं आई तो बोलो। तो भैया दो साइंटिस्ट थे, एक था एस कोहन एंड द एच बोयर। क्या है? डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड, PLASMID, प्लाज्मिड। अगला हमारे दो साइंटिस्ट हैं, हमारे दो साइंटिस्ट है भाई। एक तो है हमारा एस कोहेन एंड एच बोयर। इनकी बात करें तो इन्होंने सबसे पहले आरडीएनए बनाया, मेड फर्स्ट आरडीएनए। इन्होंने सबसे पहले आरडीएनए, आरडीएनए बनाने का मतलब डिजायर जीन को किसके साथ मिलाए होंगे? वेक्टर डीएनए के साथ मिलाए होंगे। सबसे पहले कौन किन्होंने किया भैया? एस कोहेन एंड एच बोयर। कौन है भैया? एस कोहेन एंड एच बोयर। कौन है भाई? एस कोहेन एंड एच बोयर। साइंटिस्ट का नाम है एस कोहेन एंड एच बोयर। क्लियर है भाई? मेड फर्स्ट आरडीएनए। देखो पहला आरडीएनए बन गया क्या? अरे क्या पहला आरडीएनए बन गया क्या? अच्छा, आरडीएनए में इन्होंने किसको मिलाया वो अपन समझेंगे। क्लियर है भाई? आरडीएनए में इन्होंने किसको किसको किससे मिलाया, मतलब वेक्टर कौन था और हमारा डिजायर जीन कौन था, वो तुम बताना। ठीक है भाई? चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं दे कंबाइन अ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन of a bacteria with the plasmid of salmonella typhimurium and thus
formed first recombinant DNA and thus formed first recombinant DNA, ब्रैकेट में लिख देना RDNA। सही है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया भैया, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था बैक्टीरिया का, उसको किसके साथ मिला दिया, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ। किसके साथ, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, ये ऑर्गेनिज्म, इसी को बोला जाता है साल्मोनेला टाइफी। अरे ये वही है जो टाइफाइड कॉज करता है, ये वही है जिसकी वजह से टाइफाइड बीमारी होती है, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। अरे जो टाइफाइड डिजीज कॉज होता है ना हमारे अंदर, उसमें किसका इन्फेक्शन होता है हमारे में, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर है भाई। तो बताओ, तो इन्होंने डिजायर जीन किसको चुना था, अरे डिजायर जीन कौन सा था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, ये हमारा डिजायर जीन है। और यहां पे हमारा वेक्टर कौन है बोलो तो, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। समझ में आ रहा है क्या, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। सही है। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो भाई बोलेंगे अपन। हो गया क्या यहां तक, यहां तक समझ में आई। अच्छा बताओ, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का मतलब, अच्छा कोई बैक्टीरिया रहा होगा जो किसी एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा होगा। अरे देखो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये एक बैक्टीरिया का झुंड है, क्या ये बैक्टीरिया का पूरा एकदम बैक्टीरिया का झुंड है ये वाला, बराबर, कौन सा जो भैया ये बैक्टीरिया का झुंड है, और हम मान लो कि यहाँ पे एक एंटीबायोटिक मिला रहे हैं, दैट इज एम्फीसिलीन। क्या मिला रहे हैं हम लोग, याद रहेगा क्या कि एम्फीसिलीन जो एक एंटीबायोटिक्स है, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला, एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला। जब यहाँ पे एम्फीसिलीन आके इस पे काम करेगा, समझना बस, जब वहां पे आएगा एम्फीसिलीन और जब काम करेगा तो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा कि नहीं मारेगा। तो हम बोल रहे हैं कि भैया ये सारा बैक्टीरिया जो है ना, लगभग बैक्टीरिया मर गया, बस ये वाला पोर्शन का बैक्टीरिया बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाला बैक्टीरिया जो है ना वो एम्फीसिलीन से नहीं मर सकता है। इसका मतलब ये वाले बैक्टीरिया के पास कौन सा जीन होगा, ये एंटीबायोटिक है ना, तो इसके पास कौन सा जीन होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होगा। मतलब ये इससे रेसिस्ट कर सकता है, समझ में, ये वाला इससे रेसिस्ट कर सकता है। मतलब एम्फीसिलीन का इसका कोई फर्क इसमें, मतलब हम लोग बोलते हैं ना भैया अब हम इस चीज के लिए रेसिस्ट हो गए, मतलब क्या कि वो अगर चीज हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बैक्टीरिया जो है ना एम्फीसिलीन के लिए रेसिस्टेंट हो गया। मतलब तुम एम्फीसिलीन धसौर लो कहते नो, घंटा फर्क पड़ेगा क्या बैक्टीरिया को, नहीं, उस केस में बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बैक्टीरिया हमारा मरेगा नहीं। तो भैया उसके अंदर वो जीन आ गया है ना जो उसको फर्क नहीं पड़ने दे रहा है, तो वही बस वही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हम निकाले और डाल दिए किसके अंदर भैया, प्लाज्मिड। और किसका प्लाज्मिड हम यूज किए थे, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का। तुमसे कोई पूछे कि सबसे पहले आरडीएनए किसने बताया था, वो किसने बनाया था, दैट इज एस कोहेन एंड एच बोयर। किसने बनाया भैया, एस कोहेन एंड एच बोयर। कौन से जीन को यूज किया था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, किसी बैक्टीरिया में से निकाला था और किसके साथ मिलाया था, दैट इज अ प्लाज्मिड ऑफ, प्लाज्मिड के साथ मिलाया था। किसके प्लाज्मिड के साथ, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। तो समझ में आ रहा है कि यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है। अरे क्लियर कि भैया किसने किया था और क्या किया था, समझ में। सबसे फर्स्ट आरडीएनए वाज डेवलप्ड बाय एस कोहेन एंड एच बोयर, और इन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो कि बैक्टीरिया का था उसको किसके साथ मिलाया, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, जो कि किसका था, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का था। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई। अगर इसके बावजूद अगर तुम लोग याद करके नहीं आएगा यहां तक तो यकीन करना उठा उठा के पटक देंगे अपन, सीधे उठाएंगे सीधे धसर, अपन अपना वजन भी वैसे ही बहुत ज्यादा है कि नहीं, तो पकड़ के पीट देंगे एकदम बढ़िया वाला। तो मैं बता रहा हूं भाई, अब जो भी लिखा रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी को मजाक में, बिल्कुल तुमको बोला था ना भाई, सिर्फ जो है ना शुरुआत का जो 2-3 महीने है ना बस वही इंपॉर्टेंट है हमारा, उसके बाद तो वैसे भी समझ में आएगा, उसके बाद तुम नहीं चाहो तब भी समझ में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा जेनेटिक्स हो गया,
उसके बाद मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी 2 हो गया। तो ये सब जो है ना, अगर ये सब क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद बाकी टॉपिक तो तुम सोचो ना क्या बचता है हमारे पास। एनिमल हस्बेंड्री 2 दिन 3 दिन का है मात्र, ओनली। प्लांट हस्बेंड्री मैक्सिमम 3 दिन चलेगा, ओनली, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ पूरा चलेगा था 15 दिन, 2 चैप्टर 15 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा प्लांट रिप्रोडक्शन चलेगा 5 से 7 दिन मैक्सिमम, उसका धाए 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 अपना टॉपिक खत्म होता है। पूरा इवोल्यूशन एक अच्छा टॉपिक है ना, जो कि इवोल्यूशन को अपने को लिखाना तो है नहीं, बस अपने को बताना है कि हाँ इवोल्यूशन में इसी से होता है। वो तुमको पूरा सीट मिलेगा, सीट से कर लेना, बराबर है क्या? तो ये यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस। अब ये तुम्हारा ये कॉपी खत्म होगा तो होगा, नहीं तो कॉपी बच जाएगा। कौन कौन टॉपिक हम लोग लिख लिए, क्या क्या लिखे हम लोग? जेनेटिक्स लिखे, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बायोटेक 1 बायोटेक 2 लिखेंगे, माइक्रोब्स लिखेंगे, एनिमल हस्बेंड लिखेंगे, एनिमल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बस इतना ही टॉपिक लिखना है। बाकी सारा टॉपिक किताब बचेगा नहीं, पूरा कॉपी भर जाएगा। ये 12th का तुम्हारा एक बायो का पूरा कॉपी भर जाएगा, समझ में? प्लांट रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन और डिजीज, ये सारे किताब से, और इकोलॉजी भी, ये 4 चैप्टर किताब से अपन करेंगे, समझ में? अरे किताब से करने में कितना टाइम लगता है वो सब जानता है भाई, अपने को सिर्फ समझाना ही तो है कि हाँ इसी से होता है, तुम यहाँ पे पढ़ के आना, समझ में आ रहा है क्या? बस ये अभी लिखने में थोड़ा, ये लिखने में थोड़ा टाइम बचाओ, जैसे अपन लिखते जा रहे हैं ना, धाए धाए लिखते रहो, समझ में आया क्या? चलो अपन करते हैं। और टाइम पे आना भैया, कल से वापस से बोल रहा हूँ, अगर टाइम पे नहीं आया कल से तो यकीन मानो उठा के पटक देंगे हम, भगा देंगे यहाँ से हम, यकीन मानो। तुमको बता रहे हैं, तुमको कल भी बता दिए थे, आज भी बता दिए, ठीक है भाई? जो नहीं आया उसका तो बातें अलग है, लेकिन जो आया उसको टाइम पे आना है। मैं यहाँ पे सुबह 6:30 से क्लास था ना, मैं सुबह 6:22 में यहाँ पे था, है ना? तुमको भैया आना है यहाँ पे, समझ में? अगर कल से लेट हुआ भाई, हम क्लास देखो, अगर तुम्हारा लेट आता है और अगर सिलेबस पीछे रहता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, पहले बता भाई, सिंपल बात है। तुम टाइम पे नहीं आएगा, सिलेबस कंप्लीट भी टाइम पे नहीं होगा, सीधा सीधा बात है भाई। क्लास अगर 15 मिनट लेट होता है तो फ्लो पकड़ने में 15 मिनट लग जाता है, तो कुल मिला के तुम क्लास को आधा घंटा पीछे कर देता है, सीधा सीधा बात। तो आधा घंटा पीछे होगा, रोज दिन हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो सिंपल बात है 1 घंटा के अनुसार कवर होगा सिलेबस। अब 1 घंटा के अनुसार सिलेबस कवर होगा तो तुम्हारा बर्बाद होगा, हमारा कची जाता है, अपना कुछ नहीं आता। हम लास्ट में बोल देंगे कि नहीं हम जाओ फिर निकल लो, तुम लेट किया, हम थोड़े ना लेट किए थे। लास्ट में हम यही करेंगे, अगर तुम लोग नहीं आएगा टाइम पे, हम बोलेंगे हम थोड़ी लेट किए। जो 2-4 को बच्चा होगा जिसको बैठा के बताना होगा, उसको बैठा के ऑनलाइन करके खत्म कर देंगे, बात खत्म हो गया। बाकी छूटा तो छूटा, हम मेरा इससे क्या जाता है? इसीलिए आंधी हो या तूफान, तुम्हें आना है मेरी जान, समझ में आएगा? चाहे कुछ हो जाए, अब क्लास तो आना है, और सुबह 6:30 में ही आना है, समझ में? बारिश रहे तुम भींग जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा दिक्कत है तो जाओ 200-400 का रेनकोट खरीद लो, 200-400 में आता है, उससे ज्यादा का नहीं आता है। जब मालूम है बारिश का मौसम है तो रेनकोट लेने में क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो, इसके पहले हम भी नहीं लिए हुए थे, हम भी अभी चलो यहां तक समझ में आया क्या? अरे आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या? चलो, उसके बाद हमारे एक अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पॉल बर्ग। ये कोई बर्गर नहीं है बे, पॉल बर्ग। पॉल बर्ग की बात करें तो इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ आरडीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फादर ऑफ आरडीएनए। मतलब आरडीएनए बनाने हैं, मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो था उसके पप्पा कौन है हमारे? पॉल बर्ग। कौन है भैया उसके पप्पा? पॉल बर्ग। तो इनके बारे में क्या याद रखोगे? दैट इज द फादर ऑफ आरडीएनए टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी कौन है भैया? पॉल बर्ग। क्या नाम है भैया? पॉल बर्ग। चलो, इन्होंने सबसे पहला जीन ट्रांसफर किया था सक्सेसफुली। वापस समझना, जीन ट्रांसफर बहुतों ने किया भाई, वापस से सुनना भैया, मैं क्या बोल रहा हूं? जीन ट्रांसफर बहुत लोगों ने किया। देखो, इन्होंने सिर्फ आरआरएनए बना के छोड़ दिया, इन्होंने सबसे पहला आरआरएनए बनाया, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं कर पाए थे होस्ट के अंदर। वापस से बोल रहे हैं, जो एस कोहेन एंड एच बोयर जो थे, उन्होंने सबसे पहला आरडीएनए बनाया तो सही, पर ट्रांसफर कर नहीं पाए थे। लेकिन सबसे पहले ट्रांसफर किसने किया सक्सेसफुली? दैट इज द पॉल बर्ग ने। किसने किया भैया? पॉल। मतलब हम लोग ये बोले कि फर्स्ट सक्सेसफुली ट्रांसफर जीन हुआ, मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन। तो सबसे पहले सक्सेसफुली, मतलब सबसे पहला जो है सक्सेसफुली, फर्स्ट सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर, फर्स्ट सक्सेसफुली
जीन ट्रांसफर, इन्होंने सबसे पहली बार जीन ट्रांसफर करके दिखाया सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब वो जीन जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब होस्ट के अंदर गया होगा तो वहां जाके काम किया होगा, सुतल नहीं रह गया होगा, है कि नहीं? अरे सुतल रह गया मतलब काम नहीं किया, मतलब हम सक्सेसफुल नहीं हुए। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे कोई दिक्कत है या नहीं है? अच्छा याद करो, एक वायरस का नाम बताया था SV40 वायरस। कहां पे आया था SV40 वायरस? हाँ बिल्कुल, हाँ 5174 वायरस एंड SV40 वायरस, है ना। लेकिन अपन तो याद नहीं रखते हैं भाई, अपन छोटा मोटा बात तो अपन याद ही नहीं रख सकते हैं। देखो भैया मैं वापस से बोल रहा हूँ, पूरा जेनेटिक्स, पूरा जीन एक्सप्रेशन और ये बायोटेक सब पढ़ लेना भाई एग्जाम में। तुम पहले ही बता रहा हूँ, हर बार टॉपिक डालने से पहले बता दे रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन आता है, और उसके बावजूद अगर तुम नहीं याद रखोगे तो नीट में भैया किसी का बाप सिलेक्शन नहीं करवा सकता है, यकीन मानो, यकीन मान के चलो। मेरे कॉपी से ही क्वेश्चन आना है फिक्स है, चाहे पिछले 10 साल का उठा लो चाहे 20 साल का उठा लो, आएगा तो हमारी कॉपी से। ठीक है क्या? थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार प्लीज, इसको पढ़ा करो। रोज रोज पढ़ने में क्या तकलीफ है? बोला था ना, जैसे कि जितना सिलेबस आगे बढ़ते जाओ उसको पीछे वाला भी पढ़ते जाओ, रोज दिन पीछे वाला भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस रिवाइज करना है, कौन सा तुमको रटना है, इसको रटने वाला है क्या ये? नहीं, ये समझने वाला चीज सब है। तो इन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर किया था, और इन्होंने एक जीन लिया था SV40 वायरस का, ये जीन ऑफ SV40 वायरस लेके और ई कोलाई में डाले थे। किसके अंदर डाल दिए थे? ई कोलाई के अंदर डाले थे। और इन्होंने जो वेक्टर यूज किया था वो था लेमडा फेग वेक्टर। क्या थे बा? अच्छा लेमडा को ऐसे डिलीट करते हैं, यही ना हमारा लेमडा होता है ना, यही हमारा लेमडा, लेमडा फेग वेक्टर। मतलब इन्होंने क्या किया, पॉल बर्ग ने जीन ऑफ SV40 वायरस, जीन ऑफ SV लिखते जाओ साथ में, SV40 वायरस इन्होंने ट्रांसफर किस में कर दिया? इन ई कोलाई। इन्होंने किसके अंदर ट्रांसफर किया भैया? ई कोलाई के अंदर। क्या हुआ है भाई अभी? हैं? ऐसे ही अपने आप तो कुछ नहीं हो गया होगा, हैं? चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे ना, जीन ऑफ SV40 वायरस को हमने किस में डाला भैया? ई कोलाई के अंदर डाला, बराबर। तो इधर देखो भैया मैंने क्या किया भैया, इसको ई कोलाई के अंदर उसको डाला। क्लियर है भाई? अरे डाले ना हम उसको ई कोलाई के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो हम लोग वेक्टर को यूज किए है ना, वो है हमारा लेमडा फेग वेक्टर। किसको यूज किया हम लोग? लेमडा फेग वेक्टर। अच्छा हम लोग वेक्टर का पूरा एक लिस्ट तैयार करेंगे ना, कि कौन कौन वेक्टर होता है, कौन कितने बड़े जीन को ले जा सकता है। अरे है कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे, पूरा वेक्टर का क्या करेंगे, हम लोग एक पूरा लिस्ट तैयार करेंगे। अरे क्लियर भाई? पूरा लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें अपन ये बात देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, पॉल बर्ग फादर ऑफ RADN टेक्निक, फर्स्ट सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर, सबसे पहला सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर इन्होंने ही किया था। और इन्होंने क्या किया भैया, जीन ऑफ SV40 वायरस किस में डाल दिया भैया? ई कोलाई में। और वो जीन ई कोलाई में जाने के बाद काम भी कर रहा था, और वहां पे कौन से वेक्टर को यूज किया गया था भाई? लेमडा फेग वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज किया था भाई? लेमडा फेग वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज किया गया भैया? लेमडा फेग वेक्टर। अरे याद रहेगी क्या ये बात? याद रहेगी या नहीं रहेगी भाई? चलो तो ये यहां तक लिख लो, साथ साथ लिखते ही चलेंगे अपन, है ना भाई? साथ साथ तुम भी लिखते चलो, अच्छा रहेगा। चलो यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो तो अब हम लोग देख रहे हैं दैट इज अ मेजर स्टेप्स। हम लोग मेजर स्टेप देखेंगे RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर, कि भैया RDNA टेक्नोलॉजी के लिए मेजर मेजर स्टेप क्या है। समझ में आया कि कौन कौन सा मेजर स्टेप है, किससे क्या हो सकता है? समझ में आएगा? मतलब हम लोग चेक करेंगे कि जो हम जब हमको RDNA मतलब जब हमको जीन ट्रांसफर करना है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसमें मेजर क्या स्टेप्स होंगे। क्लियर भाई? हम किस स्टेप, तो हम इसको टोटल 4 स्टेप में पढ़ते हैं। कितने स्टेप में पढ़ते हैं अपन इसको? 4 स्टेप में पढ़ते, वो अपन बात करते हैं। तो टॉपिक डालना मेजर स्टेप्स, टॉपिक डालो मेजर स्टेप्स। टॉपिक है भाई पूरा, लाल रंग से टॉपिक डालो, मेजर स्टेप्स ऑफ RDNA।
लाल या फिर ब्लैक कुछ भी चलेगा। मेजर स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बराबर। क्या क्या मेजर स्टेप हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, हम उसकी बात करते हैं। क्लियर है भाई? मेजर स्टेप्स फॉर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मेजर स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, हमको जब आरडीएनए टेक्निक को यूज करना है तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कि भैया हमारे डिजायर जीन को बाहर निकालना। अच्छा, डिजायर जीन को बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको वेक्टर के साथ मिलाएंगे। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर जीन विद द वेक्टर डीएनए। अरे वेक्टर डीएनए के साथ मिलाना, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा बोलो? तो हमारे पास सबसे पहला हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, isolation of desired gene and formation of recombinant DNA। बार बार अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा मैं वहां पे आरडीएनए, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कंबाइनिंग विथ, किसके साथ कंबाइन करेंगे? वेक्टर डीएनए के साथ, बाय कंबाइनिंग विथ वेक्टर डीएनए। मतलब वेक्टर डीएनए के साथ कंबाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। किसको कंबाइन करेंगे? हमारे डिजायर्ड जीन को। समझ आए? ये हमारा पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया? अच्छा, पहला स्टेप ओवरऑल तुम ऐसे बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए के लिए सिंपल है कि मेरे को डिजायर्ड जीन निकालना पड़ेगा और वेक्टर डीएनए के साथ उसको मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, दैट इज द आरडीएनए बनेगा। चलो, अभी हमारे पास दूसरा स्टेप, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। मतलब हमारा जो 4 स्टेप होगा उसमें हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले कि जीन को निकालेंगे कैसे, वेक्टर कौन सा चुनेंगे और उसको मिलाएंगे कैसे। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो जाता है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द सुटेबल होस्ट सेल। मतलब हम सुटेबल, अब ऐसा नहीं आरडीएनए ट्रांसफर कर दिया जाके काम ही नहीं कर रहा है उस होस्ट में, है ना भाई, तो उसके लिए सुटेबल होस्ट होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट सेल। सुटेबल होस्ट सेल में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, तीसरा स्टेप होगा हमारे पास। अच्छा, होस्ट में जब ट्रांसफर हो गया है तो हमको पता चलना चाहिए ना होस्ट में अब ये देखो, हम लोग मान लो 50 को बैक्टीरिया लिए हैं और 50 को हमारे पास क्या है, वेक्टर भी है, और हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जरूरी है क्या कि सब में ट्रांसफर हो जाए? नहीं ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अब हम उसको छाटेंगे कि किसमें गया और किसमें नहीं गया। जिसमें गया उसको कल्चर करेंगे, जिसमें नहीं गया उसको उठा के फेंक देंगे। अरे सही बात गलत बात? मतलब अब हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं कि किसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट बना है, तो सिलेक्शन और साथ में चेक कर रहे हैं हम, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। अरे जो आरडीएनए जब हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद तो उस होस्ट को तो हम रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना। तो हमारा क्या हो गया, सुटेबल एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। अब क्या करेंगे, हम यहां से रिकॉम्बिनेंट होस्ट को छाट चुके हैं क्या अब? अरे सिलेक्शन और स्क्रीनिंग का क्या मतलब, हम रिकॉम्बिनेंट होस्ट को छाट लिए, मतलब हम अपने जीएमओ को छाट लिए। अब जीएमओ का कल्चर करेंगे क्या अगर यूनिसेलुलर हुआ तो? हम उसका क्लोनिंग करेंगे क्या अगर मल्टी सेलुलर हुआ तो? चौथा स्टेप हो जाएगा हमारा मेंटेनेंस ऑफ क्या, वो। तो हमारे पास चौथे स्टेप में लिखेंगे मेंटेनेंस एंड कल्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, मेंटेनेंस एंड कल्चरिंग ऑफ recombinant host cell, recombinant host cell at large scale, to obtain desired product।
डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम उसको लार्ज स्केल पे कल्चर करेंगे। कोई दिक्कत क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। यहां पे क्या हो गया हमारे पास? मेजर स्टेप्स आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम जीन को निकालेंगे कैसे, उसको वेक्टर डीएनए के साथ मिलाएंगे कैसे, मतलब आरडीएनए बनाएंगे कैसे, फिर आरडीएनए को हम होस्ट में ट्रांसफर करेंगे कैसे, फिर जब होस्ट में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ उसका सिलेक्शन और स्क्रीनिंग छाटेंगे, और फिर उसका लार्ज स्केल कल्चर करेंगे ताकि हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारे को मिल सके। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, अरे यहां तक कोई भी तकलीफ है तो बोलेंगे। आज तुम लोग को ब्रेक चाहिए क्या? अभी ब्रेक चाहिए या हो गया? हो गया ना ब्रेक? चलो तो हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज आरडीएनए फॉर्मेशन और द जीन ट्रांसफर टेक्निक। तो अब हमारा टॉपिक डालेंगे आरडीएनए। टॉपिक डालो, अब नेक्स्ट पेज में अगर चाहो तो डालो, चाहे वहीं पे डालो, वहीं पे डालो, वहीं पे डालो, वहीं पे डालेंगे, ठीक है, वहीं पे डालो, क्योंकि वो अपने आप जो टॉपिक जाएगा ना वो हमारा नेक्स्ट पेज में अपने आप चल जाएगा, वहीं पे डालना, यहीं पे डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा आरडीएनए फॉर्मेशन और, हाँ ये टॉपिक है, जीन ट्रांसफर टेक्निक। अब हम लोग जीन ट्रांसफर टेक्निक पढ़ेंगे ना कि जीन ट्रांसफर टेक्निक क्या क्या है। आरडीएनए फॉर्मेशन और जीन ट्रांसफर टेक्निक, ये हमारा जैसे मेजर स्टेप था ना आरडीएनए में, अब ये हमारा मेन टॉपिक है। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मजाक मस्ती कर रहे थे चैप्टर में, ठीक है भाई। अब हम लोग यहां से मेन टॉपिक चालू कर रहे हैं। क्लियर है भाई? अच्छा समझना, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो मुझे टूल्स चाहिए। अरे अगर मुझे जीन ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले टूल्स रिक्वायर्ड होगा, और उसके बाद प्रोसीड्योर, मतलब हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। अरे हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे ना, इसके लिए सबसे पहला क्या हो जाएगा कि क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा कि क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि भैया इसका प्रोसीड्योर क्या है। दूसरा हो जाएगा प्रोसीड्योर, पहला हो जाएगा टूल्स रिक्वायर्ड। पहला हो जाएगा टूल्स रिक्वायर्ड, दूसरा हो जाएगा प्रोसीड्योर। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रोसीड्योर। इंपॉर्टेंट है ना? सबसे पहला हो जाएगा हमारा टूल्स रिक्वायर्ड, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रोसीड्योर। इसमें क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड हम उसकी बात करेंगे, और हमारे पास कौन कौन सा प्रोसीड्योर चलेगा हम उसकी बात करेंगे। समझना, अब जैसे लिखूंगा ना मैं, सेम टू सेम लिखना, कोई अंतर नहीं। चलो तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक डाल रहे हैं अपन, टूल्स रिक्वायर्ड। तुम बताना मेरे को कि कौन कौन सा टूल्स रिक्वायर्ड है, हैं? होगा होगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ही इज ऑन द वे। सबसे पहले हमारे को टूल्स क्या क्या चाहिए होगा, तो जो टूल्स होंगे ना भाई हमारे पास, वो चार टाइप्स के टूल्स होंगे हमारे पास। कितने टाइप के होंगे? चार। सबसे पहले देखो मेरे को करना क्या है वो समझो। इधर देखो, सबसे पहले देखो मेरे को क्या करना है वो समझो। इधर देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने डिजायर जीन को निकालना है। तो डिजायर जीन किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर क्या होना चाहिए? लाइसिस, सेल का लाइसिस करवा सके, एंजाइम चाहिए। डीएनए को काट सके, एंजाइम चाहिए। अरे डीएनए को जोड़ सके, एंजाइम चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब पहला टूल क्या हो जाएगा हमारे को, अलग अलग तरह के बहुत सारे एंजाइम चाहिए होंगे हमारे को। तो पहला टूल्स क्या हो जाएगा हमारे को कि भैया मेरे को एंजाइम्स चाहिए। सही है क्या? पहला हमारे को क्या चाहिए भैया? एंजाइम चाहिए। अच्छा देखो, अब हम काट चुके हैं ना भाई, अरे अब हम काट चुके हैं ना भाई, तो काटने के बाद अब मेरे को क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए जिससे हम मिलाना चाहें। अरे हम काट के निकाल लिए ना, तो अब हमारे को दूसरे टूल में क्या चाहिए? ये हो गया पहला। दूसरा जो टूल होगा उसमें क्या हमारे को वेक्टर डीएनए चाहिए क्या? बोलो जल्दी, कि दूसरे टूल में हमारे को वेक्टर डीएनए चाहिए क्या? अरे अब वेक्टर डीएनए के साथ हम उसको मिला देंगे। अरे मिला देंगे ना। अच्छा, जो हमारा डिजायर डीएनए है, वापस सुनना, जो हमारा डिजायर डीएनए है उसको हम लोग पैसेंजर बोल सकते हैं क्या? अरे वेक्टर ले जाने वाला है और हमारा जीन उस पर चढ़ के जा रहा है, तो पैसेंजर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो हमारा तीसरा भैया जो हमारा डिजायर जीन है उसकी बात करेंगे हम लोग, पैसेंजर डीएनए की बात करेंगे।
पैसेंजर डीएनए की बात करेंगे हम लोग, और चौथा हो जाएगा कि भैया जो हमारा आरडीएनए बनेगा वो किसी ना किसी होस्ट सेल में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो किस होस्ट में जाएगा ये भी डिसाइड करना हमारा काम है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, चौथा हमारे को क्या चाहिए भैया, होस्ट सेल चाहिए। पता चला कि हम लोग बना लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कोनो होस्टे नहीं है हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए, तो क्या कभी कंप्लीट होगा क्या ये प्रोसेस? नहीं, ये कभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाए। अब तुम समझ गए ना किस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे? अरे क्लियर है? पूरा बायोटेक को हम लोग 2 स्टेप में पढ़ेंगे, पहले हम लोग टूल्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रोसीड्योर पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा एनसीईआरटी जो है ना, हमारा जो एनसीईआरटी है वो इसको अलग नहीं किया है टूल्स और प्रोसीड्योर को, ठीक है भाई, वो सब खचपचा के दिया है ना, इसलिए एनसीईआरटी तुमको समझ में अभी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले टूल्स को अलग पढ़ लेंगे, पूरा हर एक टूल को अलग अलग पढ़ लेंगे, और फिर इस टूल का यूज करेंगे किसके अंदर, प्रोसीड्योर के अंदर। तो क्या एक ही टॉपिक हमारे पास दो बार कवर हो जाएगा क्या? तो ज्यादा समझ में आएगा ना अपने को। अरे आया नहीं आया यहां तक? अरे यहां तक अगर बात समझ में ना आई तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात है? तो ये हमारी बात हो गई कि टूल्स 4 तरह के होते हैं, एंजाइम, वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट सेल। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे यहां तक तकलीफ है क्या? तो हम लोग सबसे पहला क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग एंजाइम, हम लोग एंजाइम से अब चालू करेंगे। तो करें क्या स्टार्ट?